साधु आता था तो 4 जगह बाद साल। तो उत्तर भारत वाले कब कहाँ मिलेंगे? उज्जैन में, सॉरी हरिद्वार में। और उत्तरी ईस्ट वाले, पूर्व वाले प्रयागराज में मिल लेंगे, और मध्य भारत वाले उज्जैन में मिल लेंगे, और बाकी नासिक में मिल लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, हर 4 साल में वो पता दे के रखते थे फला कुंभ में मिलेंगे। अब कुंभ में मिलेंगे, मैंने साधु ने बहुतों के साथ मिला है, तो आपकी भी इच्छा होती है कि साधु से दोबारा मिलना है, एक अच्छे साधु से, एक अच्छे गुरु से दोबारा मिलना है। तो उनको भी पता दे देते थे कि तुम भी आ जाना। तो दोनों इकट्ठे होते थे तो समान, तो वहां पे इकट्ठे हो जाते थे, तो वो कुंभ होता था। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। घड़े का मतलब क्या होता है? घड़ा काहे के लिए होता है? घड़ा संचय करने के लिए होता है, इकट्ठा करने के लिए होता है। जो तरल है, जो लगातार वहनशील है, उसको एक ही जगह पे इकट्ठा करना, उसका मतलब होता था कुंभ। तो कुंभ किस लिए होता था? गंगा में डुबकी लगाने के लिए, गोदावरी में डुबकी लगाने के लिए, या गंगा जमुना सरस्वती को गंदा करने के लिए। तो कुंभ होता था अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी चिंताएं, अपनी उपलब्धियां, अपनी चुनौतियों का आदान प्रदान करने के लिए। और उसमें कौन साथ में बैठता था? साधु साथ में बैठता था, पूरा समाज साथ में बैठता था, राजसी लोग भी साथ में बैठते थे। तो कितने वर्ग के लोग साथ में बैठते थे? तो उस समय चारों वर्ण के लोग साथ में बैठते थे। ब्राह्मण भी होता था, क्षत्रिय भी होता था, वैश्य भी होता था, शूद्र भी होता था। और वहां और कौन बैठता था? 4 वर्ण बैठते थे, 18 जाति के लोग भी बैठते थे। तो एक गांव में कितनी जातियां होती हैं? अलग अलग जाति होती हैं। जाति का मतलब क्या होता है? उच्च जाति या नीच जाति, या अलग अलग तरीके से अपनी जीविका कमाने वाले लोगों को जाति कहा जाता है। तो जो जाति है ये कर्म आधारित है। 18 किस्म के अलग अलग जातियों का कहा गया, उनके कर्म है। उसके साथ 36 बिरादरी के लोग भी बैठते थे। अच्छा, जाति और बिरादरी में क्या अंतर है? आप में से कितना गुजराती छो, कितना पटेल छो? तो तुम्हारा क्यों गांव छे? मानसा में गांव ना नाम? अच्छा, वो कहते हैं कि 12 गांव पटेल समाज, 14 गांव पटेल समाज, 79 गांव पटेल समाज, बिरादरी। ये क्या है? 6 तो બધા પટેલ અને કડવા પટેલ છે કે લેવા પટેલ છે, પણ તમારા એરિયા જુદા છે, તો તમારી બિરાદરી જુદી છે। એને આપણે કહીએ છીએ ભાઈચારા। શું કહીએ છીએ? भाईचारा, ताकि एमां एकता रहे, समानता रहे। तुम्हारा गांव मोटा થઈ गया, आपका गांव बड़ा हो गया, तो आप एक गांव छोड़ के दूसरे गांव चले गए, परंतु क्या आपने पुराने गांव के साथ अपना संबंध तोड़ दिया? वो जुड़ा रहता था। तो कोई ना कोई सामाजिक समागम के माध्यम से, रीति रिवाज के माध्यम से, त्योहार के माध्यम से, तीज के माध्यम से, या किसी और बहाने से सारा समाज फिर से इकट्ठा होता था। आजकल भी इकट्ठे होते हैं, काय के लिए? तीर्थ यात्रा के लिए, और किसने? बच्चों को उजाणी करने के लिए। हाँ, कोई ना कोई आप करते हैं, या माता का पूजन करने के लिए करते हैं। परंतु मेन जो समस्या थी, जिसका मूल हेतु था, वो धीरे धीरे खो गया। उसके बाद और इकट्ठा होते थे लोग कि समाज में 36 बिरादरी नहीं होती, उसके अलावा समाज में 72 के 64 कलाओं वाले लोग भी होते थे। होते थे कि नहीं होते थे? कितनों को याद है कि 64 कलाएं होती हैं? हेलो, कि 72 कलाएं होती हैं? ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, आज हम अपने आप को टेस्ट करते हैं। हमको कितनी कलाएं याद है? एक एक कला बोलते चले जाओ कि ये वाली कला। एग्जाम्पल के तौर पे गुथन, सीवन, कुकिंग, ये कला है। खाना बनाना एक कला है। कपड़ा बुनना एक
कला है। तो देखते हैं हमें 72 कलाओं, भारत में क्या है, भारत की परिभाषा है कि जहां 72 कलाओं के लोग एक साथ रहते, जहां 4 वर्ण के लोग एक साथ रहते हो, उसको समाज कहते हैं। हम सामाजिक सत्संग समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ किसके लिए खड़े हुए हैं, सामाजिक सत्संग के लिए। तो 72 जहां 4 वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मतलब क्या है, जो ज्ञान कर्म करने से अपनी आजीविका कमाता, अपना जीवन यापन कमाता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है और सबको ज्ञान बांटने, देने, सीखने, सिखाने में सबकी मदद करता है, वो पढ़ने लिखने में, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई उच्च जाति का या ब्रह्मा जी के सिर से पैदा हुआ ब्राह्मण नहीं होता। वो तो क्या है, बाद में हम जैसे ब्राह्मणों ने यह कथा गढ़ के सबके ऊपर थोप दी, ठीक है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण क्या है, जो ज्ञान, लिखने पढ़ने का, ज्ञान का, रीति रिवाज का, ज्योतिष का, वैद्य का और प्रकृति के नियमों का अध्ययन करता है और दूसरों को वो सिखाता है, ठीक है ना, उसको ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है ना। और क्षत्रिय जो रक्षा का कार्य करता था, शूद्र और वैश्य किसको कहते थे, जो उत्पादन करता था, उत्पादन करता था। उत्पादन किस चीज का, केवल खेती के उत्पादन नहीं होता, केवल पशुपालन उत्पादन नहीं होता, उसके अलावा भी जो 64 कला या 72 कला वाले लोग हैं, वो सारे के सारे उत्पादन करते हैं। कोई कपड़े का उत्पादन कर रहा है, कोई गहने बना रहा है, कोई खिलौने बना रहा है, कोई लकड़ी का सामान बना रहा है, कोई लोहे का सामान बना रहा है। ये सारे के सारे क्या है, उत्पादन क्रिया में लगे हुए लोग थे। कोई चमड़े का भी काम उत्पादन कर रहा है, तो चमड़े का उत्पादन करना भी उत्पादन है। तो ऐसे 72 अलग अलग किस्म के उत्पादन करने वाले लोग जिसमें इकट्ठे रहते हैं, उसको समाज कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आपके गांव से में कोई चमार ना हो, तो क्या होगा। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज तो मार्केट में सब खरीद के लाते हो ना। पुराने जमाने में खरीदते नहीं थे लोग, क्या करते थे, खुद बनाते थे गांव में, ठीक है ना। तो पुराने, पहले मार्केट नहीं हुआ करती थी और आने जाने के इतने उन्नत साधन नहीं थे, तो सारी की सारी उत्पादन की व्यवस्था गांव में ही की जाती थी। तो अगर आपके गांव में कोई चमार नहीं है, तो क्या होगा, चमड़ा नहीं मिलेगा। चमड़ा नहीं मिलेगा तो क्या क्या नहीं मिलेगा, जूते नहीं मिलेंगे और बैग नहीं मिलेगा, और चमड़े की चीज मालूम नहीं है आपको कहाँ कहाँ मिलती है। ढोल नहीं मिलेगा, नगारा नहीं मिलेगा, और चमड़े से हजारों वस्तुएं बनती हैं, एक नहीं बनती। यहां तक कि आपकी पानी लेके जाने की, लाने और ले जाने की जो वस्तु है, वो भी चमड़े में होती है। हाँ, पखावन कहते हैं दोस्तों, है ना, वो ये करते थे। तो ऐसी हजारों वस्तुएं आपको नहीं मिलेगी, राइट। मान लो आपके घर में जाजरू ना हो, जाजरू मतलब खाना उठाने वाला या मैला ढोने वाला या मैला साफ करने वाला ना हो आपके गांव में, तो कैसा होगा आपका गांव। आपके घर में झाड़ू ना हो तो क्या हो, राइट। तो कोई ऊंची नहीं है, कोई नीची नहीं है, सबका अपना अपना मान सम्मान और महत्ता गांव में थी और उनका स्थान होता था गांव में। तो ऐसी कितनी कलाओं को आप याद कर सकते हो, बोलो एक एक करके। सुथार, लोहार, लिखते चले जाओ कोई ना कोई। सुथार, लोहार, सोनार, बढ़ई, मोची, किसान, कुम्हार, दर्जी, 8वीं, नाई, गिनते जाओ। गुथाई करने वाला, सीवन गुथन करने वाला, तेली, तेल निकालने वाला, संगीत बजाने वाला, ढोलकी होता था, इसलिए ढोलकिया अपने आप में एक
ढोल ताशे नगाड़े बजाने वाला, बनाने वाला है, नृत्य करने वाले, नृतक, गायक होते थे और पेंटर होते थे। कितने हुए अभी? 12 हुए। आगे बोलो। मकान बनाने वाला, सुथार हो गया ना। कड़िया 13 हो गए। हाँ, खिलौने बनाने वाला होगा, वो बड़े ही बना देता। वैसे कुछ खास विशेष खिलौने बनाने वाले भी होते थे। हाँ, और रंगरेज, बुनकर तो हो गया। रंगरेज, रंग करने वाले, और हथियार बनाने वाले, और दवाई बनाने वाले, वैद्य। हाँ, वैद्य और कपड़ा बनाने वाले, उसको रिपेयर करने वाले। हाँ, वो तो आ जाते हैं। जो बनाता था वो रिपेयर कर ही लेता था, वो हो गया। दर्जी, दर्जी वो नहीं होता। दर्जी, हाँ, कपड़ा बुनने वाला अलग बुनकर होता है। चलो ठीक है, सेंटर बोल गया। ठीक है, कितने हो गए? 12 और 8 20 हुए। अभी कितने बाकी हैं? 72 बाकी। ठीक है, तो शराब बनाने वाला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यस, एंटरटेन करने वाला इंपॉर्टेंट है। सैनिक इंपॉर्टेंट है, सैनिक इंपॉर्टेंट है। और पाक कला, खाना बनाना सबसे महत्वपूर्ण कलाओं में से एक है। ठीक है ना? कितने हो गए? 24 हो गए। और हाँ, हथकरघा करने वाला, हाँ, टीचर तो चलो, टीचर भी मान लो ब्राह्मण में आ गया। यस, टीचर। और वैद्य, तो वैद्य में भी कई तरह के वैद्य होते हैं। शल्य क्रिया वाला अलग होता है, औषधि वाला अलग होता है, नाड़ी चिकित्सा वाला अलग होता है, अलग अलग चिकित्सा होती है। और कुआं खोदने वाला, कुआं खोदने वाला होता था कि नहीं होता था? और वो आम आदमी होता था या विशेष आदमी होता था? वो बहुत विशेष आदमी होता था। और पानी खोजने वाला, या सुनो, कुआं कहाँ, कुआं खोद तो देगा पर कहाँ खोदना है, उसमें कितना पानी है, और तालाब बनाना है तो कहाँ बनाना है। मालूम है ना? कुछ जमीन होती है जहां पानी रुकता नहीं है, और कुछ जमीन होती है जहां रुकता है परंतु टिकता नहीं है, और कुछ जमीन होती है वहां पानी रुकता भी है और वहां पानी टिकता भी है। तो तालाब वहां बनाया जाता था, सिंचाई वाला तालाब वहां बनाया जाता था जहां पानी नीचे ना उतरे। राइट? और गांव के पूरे के सारे कुएं रिचार्ज रहे, इसलिए ऐसी जगह पे भी पानी कुआं बनाया जाता था, अतिरिक्त पानी है जहां फटाफट जाए और नीचे उतर जाए। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हमारे गांव में होती थी। फूलों का काम करने वाले भी होते थे। क्या बनाते थे? माली नहीं, माली तो क्या, फल फूल उगाने वाला है। एक होता था फूलों की सेज, फूलों की माला बनाने वाला, वो भी होता था। और उनके सुगंधियां, इत्र, सुगंध बनाने वाला, वो भी एक कला है। और तो अगर आप ऐसे गिनते चले जाओ तो आपको देख के पता चलेगा कि हमारा समाज कितना समृद्ध, कितना वैविध्यपूर्वक, कितना ज्ञान वाला, और कितना एक दूसरे के साथ लुचा बुचा समाज था। तो जब कुंभ का मेला होता था तो ये पूरे के पूरे 72 कलाओं वाले, 36 बिरादरी वाले, 18 जाति वाले और 4 वर्ण वाले लोग सारे इकट्ठे होकर ऐसे बैठ के विचार मंत्रणा करते थे कि हमारा समाज क्या है, कहाँ क्या ठीक चल रहा है, कहाँ क्या चुनौतियां हैं, कहाँ अकाल पड़ा है, कहाँ अतिवृष्टि हुई है, कहाँ कम उत्पादन हुआ है, कहाँ अधिक उत्पादन होगा, कहाँ के लोग अभी सुविधा में जी रहे हैं और कहाँ के लोग अभी समस्या में हो गए। राइट?
क्योंकि उनको पता है कि वहां समस्या चल रही है, अकाल फैला हुआ है, और अगर आपको यहाँ पता नहीं है तो वो अकाल वाले लोग क्या करेंगे, वहां से हिजरत करके आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो अगर आपको पता है कि वहां अकाल पड़ा हुआ है और वहां के लोग हिजरत करने के लिए मजबूर हैं, और आपको पता है और वो आपको आके ऊपर अटैक करेंगे, तो दो तरीके हैं, या तो आप अपने आप को डिफेंड करो, या फिर वो जो अकालग्रस्त लोग हैं उनको सपोर्ट करो। तो क्या ठीक है? हेलो, सपोर्ट करना है। तो उनको सपोर्ट करो। तो सपोर्ट करना उनके फायदे में है या हमारे फायदे में? हेलो, हमारे फायदे में। तो आपको अपने ही गांव की चिंता करनी है या अपने गांव के इर्द गिर्द के सब लोगों की चिंता करनी है? तो उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये पता करने की जो पूर्ण व्यवस्था थी वो हमारी, ठीक है। तो ये व्यवस्था बनी रहे, तो गांव के अंदर भी लोग बैठे ग्राम सभा के रूप में, गांव के मिल के गोम लोगे तो गांव के महाग्राम सभा बनती थी। तो इन सभाओं को बड़े बड़े फिर राज्यों की सभा बनती थी, और जब कुंभ होता था वो लगभग राष्ट्रीय सभाओं जैसा होता था, जहां राष्ट्र के सभी क्षेत्र के अनुसार सभी समस्याओं की चिंता होती थी। तो नॉर्थ वाले अलग बैठ लिए, साउथ वाले अलग बैठ लिए, मध्य वाले अलग बैठ लिए, ईस्ट वाले अलग बैठ लिए, परंतु इनको आपस में तो बैठाना पड़ेगा ना। हेलो, तो उनको आपस में भी तो बिठाना पड़ेगा। तो आपस में बिठाने के लिए फिर व्यवस्था की गई, हर 12 साल में इन सभी क्षेत्रों के जो मुख्य मुख्य लोग हैं वो भी इकट्ठे होंगे। कहाँ? महाकुंभ में। गंगा गंदे करने के लिए नहीं भाई, गंगा में डुबकी लगाने के लिए नहीं भाई। वो डुबकी तो सभी लगाते हैं यार, रोज ही लगाते हैं, वहां पे विशेष थोड़ा लगाता है। और जो भी नदी किनारे रहता है वो नदी में आने जाता ही है, या तो नो जाता ही है ना। जिसके घर में टैब है वो टैब में नहाता ही है, ठीक है। ये तो क्या है कि एक तो वैसे रिचुअल बना दी गई, असल में नहाता तो सब था। फिर कहते हैं शाही स्नान, ये शाही स्नान वाही स्नान कुछ नहीं होता, ये एक मान्यता जी थी। होता क्या था कि ये जो सारा का सारा कुंभ की जो व्यवस्था थी, कुंभ की व्यवस्था कभी पुराने जमाने में बुद्धिस्ट लोगों में थी, फिर बीच में कालांतर में कम से कम 800 900 1000 साल के लिए कुंभ की व्यवस्था छिन्न हो गई। तो इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में बीरबल ने खूब अच्छा भूमिका निभाई। तो उसने बीरबल को समझाया कि जैसे मुसलमान मक्का मदीने में इकट्ठे होते हैं, वैसे हिंदुओं को भी हुआ करते थे भारत में, और विदेशी आक्रमणों के कारण ये व्यवस्था टूट गई है। तो अकबर ने कहा कि इसको दोबारा स्थापित करें। तो उसने क्या किया कि 1500 गांवों का अनुदान देके कुंभ को दोबारा स्टार्ट किया, करवाया। तो जब कुंभ हुआ काशी में, तो उसमें स्नान करने जाते हैं, तो अकबर भी उसमें शामिल हुआ था। तो अकबर जब उसमें शामिल हुआ, तो अकबर जब स्नान करने सुबह गए तो अकबर भी स्नान करने गया। तो अकबर, क्योंकि राजा पहले है, राजा बड़ा होता है, तो सम्मान पूर्वक सब उसको पहले स्थान देते हैं कि पहले महाराज आप स्नान कर लो। तो उसको शाही स्नान कहा गया। उसके बाद सारे दूसरे मंत्री संतरी से लेके जितने गुरु भगवत सारे थे, फिर वो स्नान करते, इसलिए उसको शाही स्नान बोल दिया गया। ये परंपरा ऐसे बन गई, ठीक है। अभी भी जब शाही स्नान होता है तो उस देश का प्रमुख तो जाता ही है ना, मोदी जाएगा तो मोदी शाही स्नान का पाठ करे होगा, ठीक है ना। और उसका चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर होगा। अगर वो छोटा इलाका है, कलेक्टर है तो कलेक्टर होगा। तो शाही स्नान का मतलब ये है। ये कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये सामाजिक प्रक्रिया है, एक दूसरे का सम्मान करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से ये होता था। तो इस तरीके से लोग मिल के अपने समाज की, अपनी पर्यावरण की, अपनी चुनौतियों की, अपने भविष्य की, अपने बच्चों की, ठीक है, अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की, अपने कर्तव्यों की एक दूसरे के साथ चर्चा करते थे, समझते थे। इस प्रक्रिया को क्या बोलते थे? सामाजिक सत्संग। तो हम उसी तरह के ये जो सत्संग है, फिर कालांतर में क्या हुआ, ये सारे के सारे सत्संग रूपक के रूप में तो चल रहे हैं कि वहां लोग भाग के अपनी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं
और फटाफट डुबकी लगा के गाड़ी में उठाए, ठीक है, पोटी पेशाब करके निकल लिए, यस और नो? या फोटो खिंचवा के या सेल्फी खिंचवा के हर हर महादेव करके निकल लिए। हाँ जी, वहां कोई सामाजिक बात है ही नहीं, वहां कोई चर्चा चिंता है ही नहीं। मेरे होने से वहां फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसकी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्या हो गया, कंज्यूमरिस्ट हो गया, राइट? परंतु उस प्रक्रिया की क्या समाज को जरूरत है कि नहीं है? सामाजिक सत्संग की क्या समाज को जरूरत है या नहीं है? तो उसी सामाजिक सत्संग की उस प्रथा को फिर से स्थापित करने के लिए हम लोगों का ये छोटा सा प्रयास है। ये डॉक्टर बलारा को ही करनी चाहिए, ये सबको करनी चाहिए। हेलो, सबको करनी चाहिए। चाहे 4 मित्र हो तो करो, पर 4 मित्र हो तो फिर भेल बना के खाने के लिए नहीं, ठीक है? या खान पीन के लिए, मौज करने के लिए नहीं, पार्टी करने के लिए नहीं। किसके लिए? अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की, अपनी प्रकृति की सबकी चिंता करने के लिए, सबको समझने के लिए हमको साथ में बैठना जरूरी है। क्या हम परिवार में भी बैठ रहे हैं आजकल आपस में चिंता मंथन करने के लिए? हेलो, माता पिता बच्चों के साथ बैठ के उनके भविष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, ठीक है, अपनी देश, अपनी दुनिया, अपने अधिकारों के बारे में, कीमतों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, न्याय के बारे में, धर्म के बारे में, उत्पादन के बारे में, रोजगार के बारे में, गरीबी के बारे में, बीमारी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में उसकी चिंता करें। हेलो, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या हम कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये करने की जो प्रथा है वो क्या हो गई, छोड़ गई। तो उस प्रथा को फिर से स्थापित करना जरूरी है कि अकेला मैं, अकेले डॉक्टर बलारा या अकेला कोई भी बुद्धिजीवी या राजीव दीक्षित या कोई ये काम करने में सक्षम नहीं है। हम केवल क्या कर सकते हैं, आपको मोटा मोटा फ्रेम दे सकते हैं, मोटी मोटी प्रेरणा दे सकते हैं, ठीक है, परंतु हम किसी भी विषय के, इतने बड़े देश की इतनी सारे मुद्दों के ऊपर पूर्ण सॉल्यूशन या समाधान, समस्या को समझने और समझाने में हम मददगार हो सकते हैं, परंतु हम उसमें कभी भी पूर्ण हो सकते नहीं। ओके, तो हमको मिलके ये काम करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ ही बैठे। तो आप सबका इस सामाजिक सत्संग में फिर से स्वागत है। तो हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सर्कल में बैठ जाते हैं और एक दूसरे का परिचय कर लेते हैं। ये तो एक तरीका है कि बैठ के करें। दूसरा है कि एक एक व्यक्ति यहाँ आ जाए और अपना अपना परिचय दे। परिचय में 3-4 चीजें करनी जरूरी है। आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं, आपको यहाँ आने की प्रेरणा किससे मिली, और आपके मन में क्या भाव है कि अगले 3 दिन में हम यहाँ बैठे हैं तो 3 दिन में हम क्या निकालेंगे। मुख्यतः हमारे विषयों के बारे में जो षड्यंत्र को समझना है, मुझे लगता है कि पिछले 4 साल में हम लोगों ने, जनता सरकार मोर्चे ने जितना बोला है उतना शायद दुनिया में किसी ने नहीं बोला होगा। हाँ के ना? जितने घंटों का हमारा, और हमने क्या किया है कि जितना भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना था उतना किया है। इसलिए हमारे जितने भी सेशंस होते थे वो सब हम एक एक शब्द रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, कि प्रशासन भी हमारे ऊपर खिलाफ फिर हमें ना बोले कि तुम लोग गलत बोल रहे हो। मैंने कहा हम कुछ नहीं गलत बोल रहे, हम कुछ नहीं छुपा रहे, सब रिकॉर्ड हो रहा है और सब लाइव सारी जनता के साथ शेयर किया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं? सामाजिक सत्संग। अभी क्या हुआ कि हम वर्धा में थे, वर्धा में वो कितने लोगों की, किसी आप में से वर्धा में कोई था? 2, 3, 4, 5। तो वर्धा में हम 500 के करीब लोग इकट्ठे हुए थे। ऐसी उम्मीद थी 300 के करीब तो हो गए थे। कितने? 380 के करीब हो गए थे। अब हम वहां गए तो हमने पहले राजीव दीक्षित, हमने सोचा था कि राजीव दीक्षित के यहाँ जिनकी जो समाधि है वहां पे ये किया जाए, परंतु हमको वहां स्थान नहीं दिया। तो फिर हमने मिलेनियम में कहा तो वहां स्थान नहीं मिला, तो अल्टीमेटली हमने प्राइवेट प्लॉट में जाके किया।
तो प्राइवेट प्लॉट पे करने की कोशिश की तो हमको किसी ने तंबू तक नहीं दिए। बर्तन लेने के लिए गए तो बर्तन ना मिले, गद्दे लेने के लिए गए तो गद्दे ना मिले। तो क्या किया गया, तंबू भी खरीदे गए, बल्लियां भी खरीदी गई, गद्दे भी खरीदे गए, तब जाके सबने वहां शिविर किया। कैसा रहा वो शिविर? जोरदार, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि हम जैसे ही शिविर करें, रोज पुलिस वाले आ जाए, कभी सीबीआई वाले आ जाए, कभी प्रशासन वाला आ जाए, कभी एसपी का व्यक्ति आ जाए, कभी कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए। वो कहते कि हमको लिख के दो, परमिशन लो कि आपको ये प्रोग्राम यहाँ करना है, इसकी परमिशन लो। तो मैंने कहा क्यों लो, तुम कौन हो के परमिशन देने वाले? तो कहते कि नहीं, परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। मैंने क्यों लेनी पड़ेगी, कारण बताओ। हम कोई हथियार चला रहे हैं? नहीं। हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं? नहीं। हम कोई रैली कर रहे हैं? नहीं। क्यों दें, क्यों दें? फिर वो पूछेंगे कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो क्या आने जाने का खर्चा कहां से आया? फिर इतने लोग आए, उनके रहने का जो आपने व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की, वो कहां से आई? फिर तुम लोगों की विचारधारा क्या है? फिर तुम लोगों का नेता कौन है? फिर तुम्हारी संस्था की फंडिंग कहां से आती है? फिर समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहे हैं क्या हाल कर रहे हो? एक एक करके आपको डिफेंसिव कर रहे हैं कि आप उनको एक एक प्रश्न का जवाब देते जाओ, वो एक एक लात आपके ऊपर रखते चले जाए। तो हमने उनसे कहा कि भाई यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब समाज के लोग हैं, और समाज के लोग जैसे हर गांव में एक समागम होता है, वैसे देश भर के लोगों का ये समागम है, इसलिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इनको किसने बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया, सब अपने आप आए हैं। आपको किसने बुलाया? किसी को बुलाया यहाँ पे कि आप आओ? नहीं। सब कौन आए हैं? स्वेच्छा से। आपको किसी ने टिकट दिया? नहीं, टिकट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। अच्छा, ये जो वक्ता है उसको पैसे देके बुलाया गया? मुझको, ये डॉक्टर साहब को, वो भी स्वेच्छा से आया है। अच्छा, कोई व्यवस्था करने वाला है, वो भी स्वेच्छा से कर रहा है, और ये संस्था हमको स्थान दे रही है, वो भी स्वेच्छा से दे रही है। हाँ, व्यवस्था के रूप में जो खाने पीने का जो व्यवस्था रूप में हमारे क्या क्या है कि इस देश में हम सब अमीर हैं, पर जो कागजों में हम गरीब हो गए। किसमें? नकली कागजी मुद्रा में हम गरीब हो गए। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें चिंता करनी पड़ती है कि जो कागजों से आता है उसके बारे में हमको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम और चिंता करनी पड़ती है, ठीक है। बाकी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ये कहा, पुलिस को लिख के दिया कि आप क्या लिखना चाहते हो? कहता आप बस अपना हेतु लिख दो। तो मैंने हेतु में लिख के दिया कि हम ये जो सामाजिक सत्संग है, इसमें सभी लोग स्वेच्छा से आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, अपने जल के लिए, जंगल के लिए, जमीन के लिए, जानवर के लिए, सबके लिए अपनी चिंताएं, अपनी समस्याएं और अपने समाधान खोजने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ वक्ता भी अपनी मर्जी से आया है और यहाँ पे श्रोता भी मर्जी से आया है। इसका कोई लीडर नहीं है, इसका कोई नेता नहीं है, इसका कोई दल नहीं है, इसका कोई ऑफिस नहीं है, इसका कोई सोर्स ऑफ फंड नहीं है। ये किसका है? समाज के लोगों का, समाज के लिए, समाज के द्वारा ये समागम है। इसलिए आप सबका इस सामाजिक समागम में स्वागत है, ठीक है। तो सब लोग अपना अपना परिचय देंगे और परिचय के साथ आप क्या क्या योगदान इसमें करना चाहते हैं उसके बारे में अपना, ठीक है, 5 से 10 लाइन में बोल लेंगे तो हम सब लोग करते रहेंगे। बाकी क्या है, अपने प्रश्नों के द्वारा, अपनी शेयरिंग के द्वारा हम लगातार एक दूसरे के साथ ज्यादा बातचीत और डिस्कशन करते रहेंगे। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।